टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो देखो, जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर को अपन जो चार्ज देते हैं वो क्या होते हैं, सारा का सारा चार्ज कहाँ होता है, उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होता है। तो कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। तो अब मेरे पास मान लो इस तरह का कोई कंडक्टर है, इसको मैंने जो चार्ज दिया वो सारा का सारा चार्ज कहाँ आ गया, इसकी सरफेस पे। ठीक है, अब इसकी सरफेस पे सारा का सारा चार्ज आ गया। ये तो अंदर की साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। पहली बात तो अपने को ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा कहाँ मौजूद होता है, उसकी सरफेस पे। फिर इसकी सरफेस के जस्ट पास में कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड किससे दिया जाता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा जो है वो क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर है, यानी कंडक्टर जो भी ये कंडक्टर है उसकी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मान लो हमने इसके अंदर ऐसे कोई कैविटी बना दी, कोई गड्ढा खोद दिया कंडक्टर के अंदर, बीच में कैविटी, तो उस कैविटी के अंदर आप कोई भी चीज रखोगे तो वो क्या होगा, इस कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो ये कैविटी बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रहेगी, प्रोटेक्टेड रहेगी, यानी बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे इस कैविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब किसी कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी है, उस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, जैसे मान लो मैं अगर कहूं कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर के अंदर से नहीं जा सकती, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये अपने को पॉइंट थोड़े से ध्यान रखना है। अब एक बात और इम्पोर्टेंट, कि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना है, जीरो, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, जितना उसकी सरफेस पे होता है उतना ही पोटेंशियल कहाँ होगा, इसके अंदर होगा। तो अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखनी है। फिर अपना अगला जो टॉपिक है वो क्या है, कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस मतलब किसी कोई आपके पास कोई बॉडी है, उस बॉडी को आपने चार्ज दिया तो उसकी वो कैपेसिटी कि वो क्या कर सके, चार्ज को स्टोर कर सके। ठीक है, तो इट इज मेजर ऑफ एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, यानी कोई बॉडी जो है वो खुद कितना चार्ज स्टोर कर सकती है, वो क्या कहलाता है, उसका कैपेसिटेंस कहलाता है। अब जैसे किसी बॉडी को हम चार्ज देते हैं या हम पोटेंशियल, इसके लिए पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पोटेंशियल। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हमने हटाया, कांस्टेंट लिया C और V, तो यहाँ जो C है वो क्या है, कैपेसिटेंस। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, Q/V। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम पर वोल्ट, और इस कूलाम पर वोल्ट को क्या बोलते हैं, फेरेड। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन आप निकाल ही सकते हो, डायमेंशन चार्ज की क्या होगी, A1 T1। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है W/Q, तो M1 L1 L2 M1 L2 T-3 A-1, इनको ऊपर भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा, M-1 L-2 A2 और T4। ये इसकी क्या हो गई, डायमेंशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब जैसे अपने पास एक टॉपिक आता है, हमें निकालना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। तो जैसे मान लो मेरे पास ये एक स्फेरिकल क्या है, कंडक्टर है या शेल है। ठीक है, तो ये मेरे पास पूरा का पूरा एक तो क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर है। अब स्फेरिकल कंडक्टर है तो इसको आप जो भी चार्ज दे रहे हो वो सारा चार्ज कहाँ मौजूद होगा, सरफेस पे। तो इसका अपने को कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस पे देखो, इसके
कारण इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस, सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, V इक्वल टू हम जानते हैं कितना होता है KQ बाय R, ठीक है। K की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ये क्या चल रहा है V। अब हमें C निकालना है, तो C का क्या फॉर्मूला होता है, C इक्वल टू होता है Q बाय V, ठीक है। ये V की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो जो C की वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है R, यानी रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो इससे हमें रिजल्ट ये मिल रहा है कि किसी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी उसकी रेडियस को बढ़ा के बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर हम छोटा स्फीयर लेंगे तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा कम होगी, बड़ा स्फीयर लेंगे तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो रेडियस बढ़ा के उसके कैपेसिटेंस को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। किस किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो एक तो उसके शेप पे कर रहा है, एक चीज अपन ये भी तो कह सकते हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट किसकी प्रॉपर्टी होती है, मीडियम की, तो मीडियम की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड कर रहा है। फिर हमारे पास देखो एक टॉपिक आता है जो हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर एक रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ा था एप्सिलॉन R, ये किसके इक्वल होता है एप्सिलॉन M अपॉन में एप्सिलॉन। अब बीच में मान लो इसके अंदर ये कोई मीडियम का है, बीच में कोई मीडियम प्रेजेंट है, तो उसके कारण अगर हम कैपेसिटेंस निकालेंगे तो आप क्या लिखोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वैक्यूम के लिए था यानी ये वैक्यूम में प्रेजेंट था। अब मान लो ये किस में प्रेजेंट है, किसी मीडियम में प्रेजेंट है, तो मीडियम में प्रेजेंट है तो 4 पाई एप्सिलॉन M, फिर क्या आ जाएगा एप्सिलॉन M की जगह यहाँ से देखो क्या निकालोगे एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू अगर मैं रखूं तो 4 पाई एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और ये क्या है ये C डैश दे दो, तो जो C है वो कितने टाइम बढ़ गया, मतलब अगर आपने स्फेरिकल कंडक्टर को मीडियम में रख दिया तो मीडियम में रखने पर उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। फिर बात आती है कैपेसिटर, जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से क्वेश्चन आते हैं, हर बार आता है ये क्वेश्चन, क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, दो सेम एरिया की प्लेटें एक दूसरे से क्या होती है, कुछ डिस्टेंस पर रखी हुई होती है। इसमें से एक प्लेट को हम क्या करते हैं, ग्राउंडेड करते हैं ना, इसको क्या कर रखा होता है, ग्राउंडेड। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, इस प्लेट को हम चार्ज दे रहे हैं, ठीक है। इसको देखो एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाए तो इस तरह से बना सकते हैं कि ये प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, इसको हमने क्या कर रखा है, अर्थिंग करवा रखा है, इसको हम क्या दे रहे हैं, मान लो हम इसको पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, तो इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देंगे तो ये इस प्लेट के कौन से चार्ज को इंड्यूस करेगा, नेगेटिव को, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। इस साइड में अपोजिट साइड में क्या आएगा, पॉजिटिव। अब उसको हमने ग्राउंडेड कर रखा है तो ग्राउंड का पोटेंशियल 0 होता है, तो ये वाला चार्ज फिनिश। अब इनके बीच में देखो, दोनों प्लेटों के बीच में क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है, इट इज अ कैपेसिटर इन विच two metal plates of equal area which are placed at a small distance. One plate is grounded and charge is given to the second plate. अब जिस प्लेट को आप चार्ज दे रहे हो उसमें देखो जैसे जैसे आप चार्ज को बढ़ाओगे, इसके चार्ज को बढ़ाओगे, इधर इंडक्शन हो रहा है वो भी बढ़ेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज होता जाएगा। तो इसको आप जितना चाहो उतना चार्ज दे सकते हो। कारण क्या है कि ओवरऑल इस पूरे कॉम्बिनेशन का चार्ज कितना हो रहा है, 0। जैसे इस पे प्लस है
उतना ही इस पे माइनस इंड्यूस हुआ, तो ओवरऑल तो कितना हो गया, 0। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि पूरे कैपेसिटर का जो चार्ज है वो तो क्या है, 0। लेकिन पर्सनली उस प्लेट का कैपेसिटेंस अपन क्या कर रहे हैं, विदाउट इसकी कंस्ट्रक्शन को चेंज करके क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। अब हमें इसके लिए क्या करनी है, डेरिवेशन करनी है। तो डेरिवेशन करनी है तो देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इस प्लेट के कारण मान लो बीच में कोई पॉइंट ले रहे हैं, ये प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, ये नेगेटिव प्लेट है इसके कारण भी इधर ही होगी। अब ड्यू टू दोनों प्लेट के कारण जो हमारे पास इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों का सम होगा। अब एक प्लेट के कारण हमने कैपेसिटेंस पढ़ रखा है, कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरी प्लेट है उसका भी हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब हमने ये क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पहले हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो वो किसके इक्वल होता है, E इंटू एल होता है ना, लेंथ। तो यहाँ पे इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, E। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपन यहाँ पे लिख देंगे, E की वैल्यू रख दो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट d। अब सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन A, ठीक है, ये क्या चल रहा है, V। अब कैपेसिटेंस हम जानते हैं, C जो होता है कैपेसिटेंस वो किसके इक्वल होता है, Q बाय V के। ये V की वैल्यू यहाँ रखेंगे, Q से Q कैंसल, रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाय V। तो ये इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या आ गया, कैपेसिटेंस आ गया। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो क्या क्या चीजें यहाँ से आ सकती है कि C जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया, मतलब जैसे जैसे हम प्लेट के एरिया को बढ़ाएंगे वैसे वैसे कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा। C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास एक टॉपिक इसमें आता है डाइइलेक्ट्रिक का, ठीक है ना। डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, जैसे इन प्लेटों के बीच में जनरली ये क्वेश्चन आता है कि हम इन प्लेटों के बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक भर देते हैं। तो डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है पहले अपने को वो समझना है। देखो डाइइलेक्ट्रिक क्या है, बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस है या ऐसा इंसुलेटर है डाइइलेक्ट्रिक, जो क्या करते हैं, हम मान लो इंसुलेटर है और उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वो पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि उसमें एक नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। डाइपोल मोमेंट जानते हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस पे हो तो उसको क्या कहते हैं, डाइपोल। तो डाइइलेक्ट्रिक बेसिकली खुद तो क्या है, एक इंसुलेटर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज शो करेगा। उसको अपन क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। अब डाइइलेक्ट्रिक होते हैं हमारे पास दो तरह के, एक तो होते हैं पोलर और एक क्या होते हैं, नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर। अब पोलर कौन होंगे, ऐसे डाइइलेक्ट्रिक जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस में भी कुछ उनका क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की अब्सेंस में ना, और इनका क्या होता है, डाइपोल मोमेंट 0 होता है। जैसे एक एग्जांपल लिया, मान लो मैंने H2, तो H2 में इसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज के जो सेंटर है ना वो अलग अलग नहीं होते। अब एक एग्जांपल लिया, मान लो HCl, तो HCl में देखो क्या होता है, H प्लस होता है और Cl क्या होता है, तो इन पे इनका एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस पे है। तो ये तो कौन सा हो गया, पोलर, और ये कौन सा हो गया, नॉन पोलर। अब हम जैसे किसी डाइइलेक्ट्रिक को मान लो मैंने रखा, ये मेरे पास इधर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इधर कौन सा चार्ज है, इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्लेट के बीच में मैंने एक डाइइलेक्ट्रिक रख दिया यूं, चाहे ये पोलर है चाहे नॉन पोलर, दोनों के लिए यही कंडीशन होती है, क्योंकि नॉन पोलर को भी जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे नॉन पोलर को, तो भी उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएंगे, डिस्टेंस पे आ जाएंगे, ठीक है, सेपरेट हो जाएंगे। अब देखो पॉजिटिव की तरफ कौन सा आएगा, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव। अभी भी नेट चार्ज तो देखो 0 ही है पूरे पे ना,
पर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इस साइड से इस साइड में एक क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया। एक हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसको हमने क्या कर दिया, ई नोड कह दिया, ठीक है, या ई ए कह देते हैं, अप्लाइड को ई ए लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आया, दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे है, मतलब क्या डेवलप हुआ, डाइपोल मोमेंट, एक डाइपोल मोमेंट यहाँ इंड्यूस हुआ। अब ये जो डाइपोल मोमेंट यहाँ इंड्यूस हुआ उसको मैंने लिख दिया P से। ये जो डाइपोल मोमेंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके, जो आपने अप्लाइड किया उसको क्या लिख रहे हैं, A लिख रहे हैं। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट लिया अल्फा और ये आ गया E, ठीक है। अल्फा क्या कहलाता है, पोलराइजेबिलिटी। अल्फा क्या है, अल्फा किसी मीडियम की प्रॉपर्टी है और वो क्या कहलाता है, पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब, ठीक है। अब देखो एक आता है यहाँ पे पोलराइजेशन वेक्टर, क्या आता है, पोलराइजेशन वेक्टर। अब ये पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, स्मॉल p होता है और ये किसके इक्वल होता है, टोटल डाइपोल मोमेंट इन यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ वो क्या कहलाता है, पोलराइजेशन वेक्टर कहलाता है, ठीक है, क्लियर। फिर आगे एक चीज देखो, ये जो पोलराइजेशन वेक्टर है ये भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट तो आता है काई ई, एक आता है एप्सिलॉन नॉट। ये जो है ना ये चीज, ये क्या है, इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं इसको, ससेप्टिबिलिटी, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, हाँ इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। और इम्पोर्टेंट बात है कि ये क्या होता है, यूनिटलेस होता है, ठीक है, याद रह जाएगा। फिर देखो कुछ चीजें और देखें कि इस डाइइलेक्ट्रिक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ, बताओ। देखो अब्सेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक की अब्सेंस में इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, बिना हमने डाइइलेक्ट्रिक नहीं लगाया तब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, उसकी दोनों प्लेटों के बीच में, जैसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब हमने कुछ न कुछ यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक भर दिया, तो एक तो अपना अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यहाँ पे कौन सा आ गया, इंड्यूस। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ बताओ, बढ़ गया कि घट गया, घट गया, तो घट गया ना, अपोजिट है, देखो ये इधर है और ये इधर है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गया, घट गया। ई अप्लाइड माइनस क्या हो गया, ई इंड्यूस, और इसको क्या लिख देंगे, सिग्मा माइनस सिग्मा इंड्यूस अपॉन में एप्सिलॉन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया तो कैपेसिटेंस का क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा अभी मैं जनरली बता देता हूं, तो मैं C का क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने, Q अपॉन V, V हमने पढ़ा E डॉट D। अब हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कम हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या हो गया, कम हो गया, डाइइलेक्ट्रिक बढ़ने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो गया तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो किसी डाइइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब कितना इंक्रीज होता है उसके लिए हम एक टर्म पढ़ते हैं जिसको कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिए ध्यान रखना है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लिखते हैं K से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। अब जैसे देखो हम पढ़ रहे थे कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब हमने इनके बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक भर दिया, तो डाइइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में जो कैपेसिटेंस है उसको मैंने क्या कह दिया,
सी डैश। एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन एम, मीडियम है ना, मीडियम भर दिया बीच में अपन ने, जैसे यही कंडीशन ले रहे हैं तो बीच में एक मीडियम भरा हुआ है, डिवाइडेड बाय क्या आ गया, एप्सिलॉन एम को आप क्या लिख सकते हो, के एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय। तो अब मुझे एक चीज बताओ, जो सी डैश है वो किसके इक्वल आ गया, के तो अलग आ गया, फिर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी क्या है, सी है। तो इसमें अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कंप्लीटली क्या भर दें, डाइलेक्ट्रिक भर दें, तो अगर हमने कंप्लीटली उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो उसका कैपेसिटेंस कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा, के टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अब ध्यान रखने वाली बात है कि मेटल के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम बढ़ जाएगा, ध्यान रह जाएगा। ठीक है, अब आता है देखो कि ये तो कौन सी कंडीशन है, जब आपने पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक से भर दिया। अब सपोज हम यूं कहें कि इनको हमने पार्शियली भरा, पूरा नहीं भरा, ठीक है ना, उस केस में क्या आएगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में आ सकती है, न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इनके बीच में इस तरह से एक मैंने क्या है, टी थिकनेस की क्या रख दी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी, ठीक है। इसके इधर इधर साइड में वैक्यूम है और ये पूरी की पूरी क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक है ना, नॉन मेटल है, डाइलेक्ट्रिक नॉन मेटल होता है, मेटल के लिए तो इनफाइनाइट हो जाएगा मेटल इसका, ठीक है ना। अब देखो इसके जो यहाँ पे पोटेंशियल है उसको अपन दो पार्ट में कर सकते हैं ना, एक तो किसके कारण, इसके कारण डाइलेक्ट्रिक के कारण, और एक इसके कारण, रिमेनिंग पार्ट के कारण। तो टोटल जो पोटेंशियल है V इक्वल टू क्या आएगा, देखो एक तो आएगा E इंटू टी, E तो इलेक्ट्रिक फील्ड, T इसकी थिकनेस, दूसरा क्या आ जाएगा E, और रिमेनिंग पार्ट कितना है, पूरी डिस्टेंस कितनी थी D, तो रिमेनिंग पार्ट कितना हो गया D माइनस D। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट थोड़ी आएगा, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो यहाँ एप्सिलॉन m आ जाएगा, ठीक है, प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ गया D माइनस T, ये क्या चल रहा है V, कुछ कॉमन, देखो इसको और लिख लो ना, सिग्मा अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये T, इसको क्या लिख सकते हैं, K एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T, ठीक है। अब कुछ कॉमन, सिग्मा अपॉन, यहाँ क्या बचेगा T बाय के, यहाँ क्या बचेगा D माइनस T, ठीक है। ये क्या चल रहा है अपने पास V। अब हमें पता है C क्या होता है, C होता है Q बाय V, ठीक है। अब देखो Q का तो Q, V का देखो इसको एक स्टेप में आगे ऐसे भी लिख सकते हो ना, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये Q से नीचे लिख देता हूँ एक बार में पूरा ही, यहाँ क्या आ जाएगा Q अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट T बाई के प्लस D माइनस T, ये कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो C जो आया तो कितना आया, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय T बाई के प्लस D माइनस, ठीक है, ये इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कंप्लीटली फील्ड है तो क्या करना है, अगर इसी से मैं कहूं कि भाई कंप्लीटली फील्ड है, उसकी कंडीशन बताओ, तो कंप्लीटली फील्ड में क्या होगा, T D के इक्वल हो जाएगा, तो ये D माइनस D तो हो गया 0, यहाँ T की जगह क्या आ जाएगा D, ये ऊपर के ऊपर चला जाएगा तो ये वही कंडीशन हो जाएगी, ठीक है।
अब ये स्लेब अगर मान लो किसकी है, मेटल की है, तो आपको के की वैल्यू कितनी रखनी है, इनफाइनाइट। तो मेटल की प्लेट अगर मेटल स्लेब है तो मेटल स्लेब के लिए आपके लिए देखो क्या आ जाएगा, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू कितनी रखनी है, इनफाइनाइट। तो ए एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ गया इनफाइनाइट, ये हो गया 0, क्या बचा D माइनस, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, फिर है देखो इसी में अगर अपन आगे करें कि ये जो हमने डाइलेक्ट्रिक भरा, ये दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक भर दी है, ठीक है ना। कंडीशन, दो कंडीशन अपन बना सकते हैं कि भाई मान लो हमने दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक भर दी है। जैसे एक आया मेरे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इधर है प्लस, इधर है माइनस। पहले हमने इसके एरिया डिवीजन कर दिया, मतलब जो इसका एरिया था उसके आधे के अंदर तो क्या भर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक ऊपर ऊपर तो, ठीक है, और नीचे नीचे क्या भर दिया, कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक भर दिया, ठीक है ना। दो अलग अलग तरह के अपन ने क्या कर दिए, डाइलेक्ट्रिक भर दिए। अब इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ऊपर वाले का, वो तो अपन ने क्या मान लिया, K1, और नीचे वाले का क्या आ गया, K2। अब इस केस में देखो आपका जो C, वो C कैसे आएगा, C यानी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है हमारे पास A एप्सिलॉन नोड बाय D। एप्सिलॉन नोड की जगह आप क्या लिखोगे, एप्सिलॉन M। दो अलग अलग है, इसमें आपने क्या कर रखा है, एरिया को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। तो मुझे बताओ ऊपर वाले का निकालना है, जैसे मैंने C1 निकाला, तो C1 कितना आएगा, एरिया हो गया A/2, एप्सिलॉन M हो जाएगा K एप्सिलॉन नोड, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K। फिर ये आ गया D। फिर इसी तरीके से C2 कितना आएगा, A/2 K2 एप्सिलॉन नोड बाय, ठीक है। अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल है, एक के ऊपर एक भरा हुआ है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपने पास जो फॉर्मूला होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी मैं लिख देता हूँ, है ना, दोनों आगे आएंगे वैसे पर लिख लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला होता है, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। और सीरीज के लिए क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ऐसे ही चलते जाएंगे, बहुत सारे होंगे। तो यहाँ पे C पैरेलल में है, तो अपन क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, C1 प्लस C2। तो फिर कितना आ जाएगा देखो, A एप्सिलॉन नोड बाय D तो कॉमन, और 2 भी कॉमन, यहाँ क्या बचा, K1 प्लस K2। तो ये तो अपने किसके लिए आ गया, अगर हमने इनके एरिया को डिवाइड करके दो पार्ट में भरा, ठीक है, मतलब इक्वली बांटा है ना, अलग अलग एरिया होगा। जैसे मान लो ऊपर वाले का एरिया A1 है और नीचे वाले का एरिया A2 है, तो क्या करोगे, यहाँ आ जाएगा A1 और A2। इसी तरीके से अगर मान लो मैंने दे दिया कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके बीच में आपने इस तरह से डिवीजन कर दिया, यो इधर अलग भर दिया और इधर अलग भर दिया। हाँ, अब की बार अपन ने किसको कर दिया, डिस्टेंस को आप कर दिया, लेकिन कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया, सीरीज। तो यहाँ पे देखो C इक्वल टू C1 निकाल रहे हैं, तो A K1 एप्सिलॉन नोड D/2। हाँ, डाइलेक्ट्रिक भरा ना, दो अलग अलग है, तो K लिख दिया ना, इसी स्टेप को एक बार आगे सॉल्व करके लिख दिया। फिर C2 कितना आ जाएगा, इसको 2 को ऊपर भेज देना ना, ये कितना आ जाएगा, A K2 एप्सिलॉन नोड बाय D/। अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल, सीरीज, सॉरी। तो सीरीज के लिए क्या आ जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट, उल्टा करके प्लस करेंगे, तो क्या लिखूं, ये 2 तो ऊपर चला गया, क्या आ जाएगा, D/A K1 एप्सिलॉन नोड बाय, ये 2 है, फिर D/, कॉमन,
यहाँ आ जाएगा 1/K1 प्लस 1/K2। ये चल रहा है 1/C इक्विवेलेंट। इसका वापस रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा उधर देखो 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D। इसको अगर अपन एलसीएम लेके प्लस करते हैं नीचे आता है K1 K2, तो वो तो ऊपर चला जाएगा K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद अपने पास नेक्स्ट जो है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। सीरीज पैरेलल के ये है, इनके क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा, दिस इज द बियॉन्ड आवर स्कोप, मतलब हमारे लेवल से ज्यादा हो जाएगा, वो सब क्वेश्चन में आ जाएंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का मतलब क्या है, देखो जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, हम उसको चार्ज दे रहे हैं, तो चार्ज दे रहे हैं तो वो चार्ज उसके अंदर क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। अब चार्ज स्टोर होता जा रहा है, इसका मतलब वहां पे एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो रही है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं कि जो V होता है पोटेंशियल होता है। जैसे देखो कोई कैपेसिटर है मेरे पास, ये शुरू में इस पे चार्ज कितना है 0, इसको हम चार्ज दे रहे हैं प्लेट को, Q1 दिया Q2 दिया, ऐसे चार्ज देते जा रहे हैं। ठीक है, तो चार्ज देते जा रहे हैं, तो इसको 0 से कंप्लीटली चार्ज करने के लिए जो आप वर्क करोगे, यानी पहले 0 था, 0 से आपने क्या किया Q चार्ज दिया टोटल, तो उसके लिए जो आप वर्क करोगे, तो देखो V इज इक्वल टू होता है dW बाय dQ। ठीक है, तो dW इज इक्वल टू क्या आ जाएगा V dQ। अब हम इसको कहां से कहां तक चार्ज कर रहे हैं, 0 से Q तक, कैपिटल Q तक। तो इधर आ जाएगा, देखो वर्क तो हो गया 0 से W, इधर आ जाएगा 0 से Q। अब देखो यहाँ V है ना, V को आप क्या लिख सकते हो, Q बाय C, Q इक्वल टू CV होता है ना। फिर ये आ जाएगा 0 से Q, 1/C बाहर, Q की पावर 1 है, इंटीग्रेशन करोगे तो Q स्क्वायर बाय 2, लिमिट रख देंगे 0 से Q, कितना आ जाएगा हाफ Q स्क्वायर बाय 2। ये क्या चल रहा है, वर्क। ठीक है, ये किसके इक्वल चल रहा है, जो वर्क है वही क्या होती है, एनर्जी होती है। तो U जो आ गया हमारे पास कितना आ गया, हाफ Q स्क्वायर बाय C। ठीक है, एक फॉर्मूला ये आ गया। अब और अपन इसको सॉल्व करना चाहें तो देखो Q इक्वल टू क्या होता है CV, तो इस Q की जगह अगर हम CV रख दें तो ये हो जाएगा हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर बाय C, ये कट जाएगा, तो U इक्वल टू हो गया हाफ CV। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एक चीज इसमें हम और देखते हैं, वो है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, अब एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। उसको अपन चाहें तो किससे लिख सकते हैं, स्मॉल u से। तो स्मॉल u जो है वो क्या होता है, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कैपेसिटर के यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है। तो U का फॉर्मूला तो हमने अभी पढ़ा है, क्या है, हाफ CV स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, वॉल्यूम, हाफ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और ये क्या चल रहा है अपने पास V स्क्वायर, और V स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, E स्क्वायर D स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में नीचे क्या चल रहा है, देखो D से D कट गया, एरिया इनटू डिस्टेंस, जैसे इस प्लेटों का एरिया तो A है, प्लेटों का एरिया तो A है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई D, तो एरिया को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम। तो ये एरिया इनटू डिस्टेंस तो वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो U यानी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आया वो देखो हाफ, एक तो बचा एप्सिलॉन नॉट और एक बचा।
ठीक है, ये आपके क्या हो गई, एनर्जी डेंसिटी हो गई। ठीक है, कंप्लीट। सर डेंसिटी